नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। केजरीवाल को कल कोर्ट ने जमानत दी, लोअर कोर्ट ने। यहां पर एक बात आप नोट कर लीजिए कि जो लीगल डिपार्टमेंट है, लोअर कोर्ट जो डिपार्टमेंट्स हैं और बाकी सबके डिपार्टमेंट्स हैं, वो केजरीवाल की सरकार यानी दिल्ली सरकार के अंडर में आते हैं। अब जब केजरीवाल को रिहा किया गया तो निश्चित तौर पर आप समर्थकों में काफी खुशी दिखाई दी, बाकी सारा कुछ हुआ। लेकिन अभी रात बीती नहीं थी, सुबह कोर्ट खुला और ईडी पहुंच गई हाई कोर्ट। आप जानते हैं कि ईडी ने लोअर कोर्ट में भी यह कहा था कि 48 घंटे का हमें समय दिया जाए ताकि आगे हम इस पर कार्रवाई कर सकें, लेकिन लोअर कोर्ट ने इस तरह का कोई वक्त देने से मना कर दिया था। तुरंत उनको ऑन मेरिट जमानत दी थी, लेकिन कल तो रिहाई हो नहीं सकती थी, अभी वो जेल के अंदर हैं। आज सुबह सुबह हाई कोर्ट पहुंच गई ईडी। वहां जमानत पर रोक तो नहीं लगाई गई है, जमानत पर कोई स्टे तो नहीं दिया गया है, लेकिन फिलहाल कहा है हाई कोर्ट ने कि जब तक सुनवाई चल रही है तब तक जमानत का आदेश लागू नहीं होगा, और वहां पर सुनवाई शुरू हो गई है। अब फाइनली हाई कोर्ट क्या करेगा? जमानत देगा, नहीं देगा? केजरीवाल बाहर आएंगे या फिर अभी उन्हें लंबे समय तक अंदर रहना पड़ेगा? ये सारा कुछ तो वक्त बताएगा। शाम तक, कल तक ये रिजल्ट्स सामने आएंगे, पता चलेगा। लेकिन आखिर जिस केस में इतने दिनों से मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन जेल के अंदर हैं, जिस तरह के आरोप में हेमंत सोरेन को चुनाव प्रचार करने की भी अनुमति नहीं मिली, उसी तरह के केस में, वैसे ही केस में, बल्कि मनीष सिसोदिया के मामले में तो मैं कहूं कि उसी केस में केजरीवाल को जो फटाफट जमानत मिली है कल, उसका क्या मतलब है, कौन चाहता है, उसके पॉलिटिकल इंप्लीकेशंस क्या हैं, इससे क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, इन सारे मुद्दों पर बात करने के लिए हमने बुलाया पंकज चतुर्वेदी जी को। पंकज चतुर्वेदी जी सीनियर जर्नलिस्ट हैं, नेशनल बुक ट्रस्ट से लंबे समय तक जुड़े रहे हैं और देश भर की, लेकिन खास तौर पर दिल्ली की राजनीति पर बहुत गहरी नजर रखते हैं। लीगल मामलों में उनकी एक्सपर्टीज है, लीगल मामलों को बहुत कायदे से समझते हैं। तो हम सीधे चलते हैं पंकज भैया के पास, उनसे बात करते हैं कि आखिर ये जमानत का पूरा मामला है क्या। नमस्कार पंकज भैया। नमस्कार, धन्यवाद। तो इस रिहाई का मतलब क्या है? एक बार रिहाई चुनाव के पहले, उसके बाद फिर अंदर डालना, फिर उनकी रिहाई। इस बार भी ईडी काफी सारे सवालात कर रहा था, लेकिन कोर्ट ने उनको रिहाई दे दी। तो क्या पूरा ये कानूनी मसला क्या था, थोड़ा सा समझा दीजिए, और इसका क्या असर पड़ेगा? देखिए, इस मसले की आनंददायक चीज ये है कि केजरीवाल जी को जो जमानत मिली है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से मिली। लोअर कोर्ट से। उससे पहले हम्म। उनकी जमानत हाई कोर्ट भी रिजेक्ट कर चुका था और सुप्रीम कोर्ट भी रिजेक्ट कर चुका था। जी। चुनाव के लिए जो उनको जमानत मिली थी वो मेरिट पे जमानत नहीं थी, वो एक कंडीशनल थी कि ये आप चुनाव प्रचार कर सके इसके लिए। लेकिन जो लोअर कोर्ट, जिसको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कहते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से जो कल उनको जमानत मिली है वो उनको मेरिट पे मिली है। अब कुछ कुछ चीजों को बहुत समझना जरूरी है। ये जमानत मिली है, मुकदमा खत्म नहीं। एक चीज, जमानत उनको उसी केस में मिली है जिस केस में मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन लगभग 1 साल से अधिक समय से जेल में। जी। देखिए, इस पूरे मसले में एक मसला तो ये है कि किस प्रकार से लिकर की पॉलिसी को बदला गया था जिससे कि कुछ लोगों को सीधे फायदा हुआ। वो एक लंबा मसला, उस पर फिलहाल चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि जो कोर्ट में मेरिट है वो आई कि इसमें बेनिफिशियरीज कौन कौन है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट या प्रवर्तन निदेशालय उन मामलों की जांच करता है जिसके अंदर अवैध रूप से धन शोधन करके उसकी पूरी ट्रेल हो। अब इस पूरे मामले में न तो मनीष सिसोदिया के पास से कोई धन जब्त हुआ था, न अवैध रूप से कमाई हुई राशि से उन्होंने कोई चल या अचल संपत्ति खरीदी थी। सत्येंद्र जैन के मसले में भी यही है और अरविंद केजरीवाल के मसले में भी यही है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टर का कोर्ट में जो जवाब है वो ये कहना है कि इस पैसे का इस्तेमाल पार्टी के लिए किया गया। किस पार्टी के लिए? जिस पार्टी का संयोजक अरविंद केजरीवाल है। सत्येंद्र जैन या मनीष
सिसोदिया नहीं है। ये पूरी जमानत की कार्रवाई उस दौरान की गई जब एपेक्स कोर्ट अवकाश में चल रहे हैं। हम्म, यहाँ हमारे दर्शकों को ये जानना चाहिए कि दिल्ली का जो न्याय विभाग है वो राज्य सरकार के अंतर्गत आता है। हम्म, इस केस में स्पेशल प्रोसिक्यूशन है क्योंकि सेंट्रल एजेंसीज का, इसलिए इसके अंदर एएसजी और उनकी टीम लगी थी, लेकिन जो जुडिशरी है वो दिल्ली सरकार की। अब इस केस में यदि इसके लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हम देखते हैं कि ठीक ऐसा ही केस छगन भुजबल पे था। वो छगन भुजबल 3 साल जेल रहा था। बाद में जब उन्होंने अपना रंग बदला, चोला बदला, नारंगी होने लगे तो फिर उनको जमानत मिल गई। इस मसले में एक पेच और है जो कल ईडी के वकील ने कोर्ट में बोला कि केजरीवाल साहब के पास में जब कुछ छुपाने को नहीं है तो वो अभी तक अपने मोबाइल का पासवर्ड क्यों नहीं दे रहे हैं। हम्म, जबकि दूसरे केसेस में कई लोगों को 3 साल से इसलिए जमानत नहीं मिली है क्योंकि प्लीड ये किया जाता है कि उनके जो मोबाइल है फॉरेंसिक जांच के लिए लेबोरेटरी गए हुए हैं और जब तक उसकी रिपोर्ट नहीं आएगी तब नहीं देंगे। 3 साल तक रिपोर्ट नहीं आती है। 4 साल भी नहीं आती, 5 साल भी नहीं आती। अभी जेएनयू में टुकड़े टुकड़े वाले नारे की रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है। क्या बात। जिन मोबाइल से वो बनाए गए थे ना उसकी अब रिपोर्ट नहीं आई। तो ये अभी भी मैं आश्चर्य लग रहा है। हालांकि पूरा जो ऑर्डर है वो आज वेबसाइट पे अपलोड होगा, उसको मैं पढ़ तो नहीं पाया हूं, लेकिन जो इन टुकड़ों में देखता हूं मैं इन चीजों को, साफ प्रूफ हुआ कि गोवा में चुनाव प्रचार के दौरान केजरीवाल साहब ग्रैंड हयात होटल में ठहरे थे। गोवा ग्रैंड हयात का हर दिन का किराया कितना है अंदाज सब लोग लगा सकते हैं, वेबसाइट पे देख सकते हैं। उसका भुगतान बताइए 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 कितना है वेबसाइट पे? कहाँ कोई देखते हुए प्रोग्राम वेबसाइट पे वो कहाँ? वो वेरिएट करता रहता, लेकिन मिनिमम 35,000 है। हम्म, वो टाइम टू टाइम सीजन और उसके साथ में ये अलग चलता था। अब इस भुगतान मतलब को टैक्स किसने किया? टैक्स टैक्स वैक्स मिला के 50,000 रुपए रोज के हिसाब से कम हाँ, है, केवल रहना अब रहना। उस भुगतान को किया चंद्रप्रीत सिंह ने। चंद्रप्रीत हम्म, सिंह इस मामले में एक्यूज है। ऑन रिकॉर्ड है कि चंद्रप्रीत सिंह ने, ये प्रूव हुआ कि भुगतान किया। चंद्रप्रीत सिंह का सीधे ताल्लुक है विनोद चौहान से। वो विनोद चौहान और केजरीवाल के संपर्क के सभी प्रमाण कोर्ट में पेश हैं, जो हम ट्रेल कहते हैं बनी की। हाँ, हाँ, हाँ। अब यदि इस केस में ईमानदारी से कोई काम करे, जो मैं नहीं कहता हूं कि ईडी बहुत शरीफ एजेंसी है, ईडी का काम ही इस समय राजनीतिक दुर्भावनाओं कैसे काम करना है और वो अपने आका के इशारे पे कर रही है। यदि वो इस एंगल से काम करती है तो आम आदमी पार्टी की लीगलिटी पे शक खड़ा हो जाएगा। यदि मैंने कोई अवैध धन का इस्तेमाल कोई संस्था, कोई राजनीतिक दल, कोई दुकान, कोई कंपनी चलाने के किया है तो उसको जब्त किया जा सकता है, उसको पाबंद किया जा सकता है। ये नियम है। तो ये जो केस है बड़ा आश्चर्यजनक है। मुझे अब इसका, ये तो लीगल एस्पेक्ट था, लेकिन जो पॉलिटिकल एस्पेक्ट है वो मैं देखूं। हाँ, वो इंटरेस्टिंग ज्यादा होगा। आरएसएस और बीजेपी की एक तरीका है, जब देश में कोई संकट की बात आती है तो वो कोई अलग किस्म की एक ऐसी चर्चा शुरू करते हैं, जैसे कि वो पाकिस्तान से वो औरत 4 बच्चों के साथ भाग आई थी, सचिन वाली। तो जिसे आप एक महीने सचिन और क्या थी वो एक लेडी, जो अब तो नाम भी भूल गए उनका, उसकी चर्चा होती रहेगी। कहीं पे सांप औरत बन गया, उसकी चर्चा करने लगेंगे। तो पालतू मीडिया को एक नया मसाला देना, जैसे कल रात से जो लोग विज्ञापन के बेनिफिशियरीज हैं उनका चल रहा है कि दिल्ली में दिवाली मन गई। मुझको तो नहीं लगा दिल्ली में दिवाली मनी है।
आधे दिल्ली में बिजली नहीं है और आधे दिल्ली में पानी नहीं है, तो दिवाली कौन मना रहा है? ठेकेदार। देखिए, ये एक आपका पूरा जो मसला है उसको डाइवर्ट करने का तरीका है। दिल्ली में वास्तव में पानी की स्थिति बहुत खराब है और ईमानदारी की बात है कि इस पानी के संकट को दिल्ली की सरकार ने ही बुलाया। आप और सोचिए। पंकज भैया यहाँ 1 मिनट रोकूंगा मैं। मतलब ऐसा भी नहीं है कि केजरीवाल जी जेल में गए तो पानी का संकट आया है। इस साल पानी का संकट आया है। 8 साल से, कम से कम पिछले 8 साल 5 सालों से, मतलब पिछले 5 8 साल से मैं साल यहाँ लगातार देख पा रहा हूँ। 8 साल से हर साल ये पूरा होता है। रिकॉर्ड है मेरे पास में। जी। हर बार सुप्रीम कोर्ट गए, हर साल सुप्रीम कोर्ट गए। और आप सोचो कि दिल्ली एक कैसी मजाक है। दिल्ली के 20 हरियाणा से शहर नहीं में आ से रहा है, लगभग यूपी से नहीं आ रहा है। लगभग आप देखिए, दिल्ली के 20 शहर में से 42 किलोमीटर यमुना बहती है। जी। और हम किसके पानी पे डिपेंड है? हरियाणा। करनाल से एक नहर लाते हैं। आप, वो नहर की लंबाई है 112 किलोमीटर। हमें करनाल से उसी यमुना का पानी नहर से लाना पड़ रहा है, जो यमुना आपके 20 शहर से बहती है। और हर चुनाव में यमुना आप को लेकर बहुत सारे वादे किए गए थे, बहुत सारे दावे किए गए थे, ये किया कुछ नहीं जाएगा, हुआ। वो किया जाएगा। आज यमुना में यदि आईटीओ के आसपास का मेरा निजी अनुभव मैं आपको बता रहा हूं, 45 फीट गाद है। हम्म। यदि 21 किलोमीटर का जो हिस्सा है हैदरपुर से पल्ला तक का, उसकी 45 फीट की गाद को हटा दिया जाए तो दिल्ली की वाटर स्टोइंग कैपेसिटी इतनी होगी कि आप दिल्ली नहीं, गाजियाबाद को भी पानी दे सकते हो। तो ये जो तमाशे हैं पानी को लेकर, आप बताइए कि यदि पानी की चोरी हो रही है, यदि हम दूसरे एंगल से देखें, चोरी रोकना एक कानून व्यवस्था का काम है। कानून व्यवस्था तो दिल्ली सरकार के पास में है नहीं। आप सफाई क्यों नहीं दे रहे हो? अभी तक आपने कहीं सुना है? ना, वादों में सुना है, हर साल वादे में सुनते हैं हर चुनाव में। भाई, आपने कभी ये आतिशी आज धरने पे बैठने जा रही है, यदि पानी की चोरी हो रही है, टैंकर चोरी कर रहे हैं, तो ये काम पुलिस का है। वो पुलिस दिल्ली सरकार के अंडर नहीं है। ये बात ये लोग कह ही नहीं रहे। एक ये नूरा कुश्ती है, मटके फोड़ना। मुझको मटके फोड़ना इतना त्रासदीपूर्ण लगता है। किसी व्यक्ति ने एक मट्टी लाया, उसने सृजन किया कि आपको ठंडा पानी के लिए वो जो कलश है, वो पूरे देश की संस्कृति के शुभ कार्यों के लिए है। धार्मिक छोड़ दीजिए आप। नहीं, लोक अगर में अगर भैया फोड़ने की बात की जाए तो मृत्यु के समय जब पिता का अंतिम संस्कार किया जाता है उस समय फोड़ा जाता है। यस, मतलब ये क्या नहीं, कहा लोक जाएगा। हमारे हमारे लोक में वो जो मटकी है एक शुभ संस्कार है। बिल्कुल। ठीक है, आप उसको तोड़ के उस प्रजापति क्यों कहते हैं कुम्हार को? हमारे यहाँ पहले राजा नहीं होते थे, प्रजापति होते थे। राजा की परंपरा राम के 17वें कुल के बाद में शुरू हुई। उसको प्रजापति कहा गया। प्रजापति के सृजन को आप तोड़ के किस चीज का विरोध कर रहे हैं? क्या आज तक दिल्ली सरकार ने नजफगढ़ ड्रेन, जिसको कह दिया गया, आपको बताया इतनी खूबसूरत था कि इस तरफ से अरावली की छोटी छोटी सरिताओं से पानी आता था, और नजफगढ़ वेटलैंड, जिसको कहते हैं झील, उसमें आता था। और उस नजफगढ़ वेटलैंड झील से एक नहर निकलती थी, वो यमुना में आके मिलती थी। जिस दिन यमुना में पानी ज्यादा होगा तो नजफगढ़ झील में आ जाएगा, जिस दिन नजफगढ़ झील में पानी ज्यादा होगा तो यमुना में चला जाएगा। यह हमारा लेन देन चलता था। उस ऊपर से एक नदी आती थी, उसको साहिबी नदी या रोहिणी नदी कहते थे। वो गुड़गांव खा गया शहर बनाने में, और नजफगढ़ को जो नहर थी वो ड्रेन बन गया, नाला। तो यदि एक किसी व्यक्ति के पास विजन होता है, स्पेशली जो कहता है कि सो कॉल्ड फ्रॉम द आईआईटी, उसके बाद विजन होता, तो कम से कम हमारे जो लोकल रिसोर्सेज हैं, देखिए, उनको पानी उपयोग कोई किया नहीं जाता बना सकता है। हम पानी 672 तालाब है दिल्ली में।
5 साल से आप सोचो कि हमारे पास में बारापुला, बारापुला कितनी पुरानी संरचना है। यमुना का पानी साउथ दिल्ली में आता था। ऐसे ही एक रचना है, आप कभी जाके देखें, जो साकेत में खिड़की एक्सटेंशन कहलाता है, हाँ हाँ वहां पे हाँ। 7 पुला है, वहां 7 जी। पुला है। तो जब दिल्ली साउथ की तरफ गई थी, नई दिल्ली बस उस तरह वाली बसी थी, तो यमुना का पानी लाने के लिए 12 पुला, 7 पुला, और जो अभी ये जो लोधी गार्डन वाली है नहर है, ये पूरी नहरें हुआ करती थी जो हमारे यमुना के पानी को बीच शहर में रोक के रखती थी। तो किसी ने भी पिछले 8 साल, जबकि इसमें बहुत सारे ऑर्डर्स एनजीटी दे रहा है, हम लोग उन लोगों पे तो बात करते नहीं, हम लोग मटके फोड़ते हैं। और इन सब चीजों से ध्यान हटाने के लिए अचानक केजरीवाल के अवतार को प्रकट कर दिया गया। देखिए, इस देश में 2 ही व्यक्ति हैं जो पर्सनालिटी क्लेश और आई एम दी पर्सन में दी, अंग्रेजी वाला THE जो होता है, द सन, द मून, द केजरीवाल एंड द मोदी। तो ये 2 व्यक्ति जो हैं, कभी राहुल गांधी को आप कहते नहीं सुनोगे मैं जो हूं ऐसा कोई नहीं है, अखिलेश यादव को कहते नहीं सुनेंगे आप ऐसा, लेकिन ये जो 2 व्यक्ति हैं, मैं, ये 2 मैं वाले। अब इस समय मोदी के साथ दुर्भाग्य है कि उनकी जो छवि बनी हुई थी वो धीरे धीरे अनग्लेज्ड हो रही है। और आरएसएस और बीजेपी का तरीका है कि वो एक मंच पे एक व्यक्ति को खड़ा करता है, उसके प्रतिपक्ष में खड़ा करता है। जैसे कि आप देखिए, अटल जी को खड़ा किया और बोला कि आडवाणी जी थोड़ा कट्टर छवि वाले, अटल जी सॉफ्ट छवि वाले। अटल जी ने भी माफी मांगी थी और आडवाणी का कोई आजादी की लड़ाई में रोल नहीं रहा था। दोनों एक तरीके ही थे, कोई फर्क नहीं था। भाषण दे देता था कि राजधर्म निभाओ, लेकिन राजधर्म निभाने के लिए आपने किया क्या था? उसका कान पकड़ के कुर्सी से काहे नहीं उठा दिया था? अब ऐसे ये लोग डेवलप करते हैं। अब जैसे मोदी की छवि इस समय डाउन हो रही है, एक जगह केजरीवाल से शुरू करा दिया कि वो योगी को हटाएंगे। अरे योगी क्या है? योगी की ईमानदारी की बात है कि न्यूसेंस वैल्यू के अलावा क्या वैल्यू है? उनके पास ना कोई पॉलिसी है, ना उनका कोई विजन है, ना पिछले 10 साल में वो अपने राज्य को कोई रचनात्मक सहयोग कर पाए। अब आपको एक पर्सनैलिटी क्लैश खड़ा करना है, तो एक केजरीवाल को खड़ा किया। ये बिल्कुल उस तरीके का है, शायद आपने बचपन में देखा होगा कि बचपन में हाट बाजार में एक तमाशा लगता था, तो उसमें एक टोकरी में एक लड़के को लेटा दिया जाता था, बोलता था अभी मैं इसकी जीभ काटता हूं, कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा। और फिर क्या होता था, भीड़ में से एक आदमी आता था, कहता था कि मैं इसको बचाऊंगा। फिर वो थोड़ी देर में अपना ताबीज बेच के चला जाता था और बाद में मालूम पड़ता था मदारी और ताबीज बेचने वाला एक ही है। तो अभी जो ये खेल चल रहा है वो ये चल रहा है कि भीड़ में एक जीभ काट रहा है और अब केजरीवाल को ले आए कि ये ताबीज बेचेगा। यकीन माने, भारतीय जनता पार्टी बहुत सारी चीजों को आकलन करती है। आप बताइए, केजरीवाल यदि इतनी बड़ी पर्सनैलिटी थे तो लोकसभा चुनाव की 7 में से 7 सीटों पर मैं वो क्यों यही हार गए? यही यही इसी सवाल पर मैं आ रहा था कि लोकसभा में 7 सीटें थीं और हम्म। कांग्रेस के साथ भी यह है कि कांग्रेस के जो कैंडिडेट्स थे, कम से कम 2 कैंडिडेट, कन्हैया कुमार और उधर जो वेस्ट वाले थे, जयप्रकाश। नॉर्थ वेस्ट दिल्ली वाले उदित राज जी, ये लोग उधर तो आज ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस से ज्यादा केजरीवाल के नाम पर ही चुनाव लड़ रहे हैं, उन्हीं के साथ केजरीवाल प्रचार के नाम पे करना, चुनाव उनकी लड़ रहे बड़ी हैं। बड़ी केवल सभा। जयप्रकाश अग्रवाल ने और अपने नाम पे चुनाव लड़ा था। अपने नाम पे चुनाव लड़ा और अच्छा चुनाव लड़ा था, खैर उनके हारने की अपनी वजह है। खैर, उसके बावजूद इन सारी सीटों पर न केवल आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन हारा है, बल्कि पंकज भैया, दिल्ली को हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, बुरी तरह से हारा है। तो यस। ऐसा, तो दिल्ली में मतलब अब इनको जितना बड़ा नेता की तरह खुद को प्रोजेक्ट करते हैं। आप पहली बार लोकसभा सीरियसली लड़ रहे थे, इसके पहले तो लोकसभा में यही हुआ कि आप तीसरी पोजीशन पे आते थे, लोकसभा बस लड़ते थे, आप कहते थे केंद्र में मोदी और राज्य में केजरीवाल। अब ये हुआ कि इस बार आपने मोदी को चुनौती देते हुए दिखाई दिए सड़क पर और जेल का बदला वोट से का नारे दिया आपने। लेकिन दिल्ली की जनता ने तो जेल का बदला वोट से नहीं दिया, आपका जो ट्रेडिशनल वोट था उतना भी नहीं मिला आपको कई जगहों पर। नहीं, और सबसे बड़ी चीज है, जिन राज्यों में कांग्रेस ने इनके साथ समझौता किया, गुजरात में और हरियाणा में एक एक सीट को लेकर, वहां पर इनका प्रदर्शन बहुत बुरा हुआ। और पंजाब में तो जहां कांग्रेस तसल्ली से लड़ी, वहां पे उन्होंने आम आदमी पार्टी को कोने में बिठा दिया। बिल्कुल।
देखिए गुजरात अभी में तो ये जो बल्कि है, गुजरात में भैया भरूच वाली सीट पे तो ऐसा मीडिया हाइप बनाया गया था, ऐसा लग रहा था कि वो तो 100% समझ में सीट है। नहीं है। जब रिजल्ट आया तो जबकि पता उस चला कि फाइट में भी ठीक से नहीं थे। जबकि मालूम पड़ा कि यदि वहां पे मुमताज को टिकट दिया होता तो वो अहमद पटेल की बिल्कुल बेटी को खड़ा किया होता तो वो टक्कर देती। ज्यादा बेहतर मैं लड़ती वो, बताऊं, बिल्कुल। ये जो पूरा खेल है ये हरियाणा को लेकर है। अभी हरियाणा के चुनाव को लेकर जहां पर ऐसा कहा जा रहा है कि कांग्रेस की स्थिति बेहतर है, उस जगह पर अभी केजरीवाल को खड़ा करके वहां पर या तो समझौता के नाम पर या फिर अपने कैंडिडेट खड़े करने के नाम पर ये बदमाशियां करवाना है इनको। क्योंकि केजरीवाल को एक मोदी के सामने एक चैलेंज के रूप में, एक पर्सनालिटी के रूप में, आप मीडिया में भी देखिए, मीडिया का शातिराना अंदाज आप देखेंगे तो वो इस पूरी जीत को लेकर उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव को इंडिविजुअल श्रेय दे देंगे, लेकिन एक ये बात सेकंड नहीं रुक रहा करेंगे कि हूँ, राहुल की एक सेकंड रुक कोई रहा हूँ। टक्कर है। प्रिंट में एक आर्टिकल आया था, प्रिंट में एक आर्टिकल आया था, चूंकि यूपी में पैदा हुआ हूँ, सारी जिंदगी यूपी देखा है, तो प्रिंट में एक आर्टिकल आया था। और डेटा तो आप जानते हैं, मैंने तो 22 साल डेटा की दुनिया में ही काम किया है कि डेटा तो तो आप अपना जानते हैं कैसे एनालिसिस है। डेटा घुमाया जा सकता है। तो डेटा घुमाकर यह बताया गया कि अरविंद केजरीवाल के रिहा होने से उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव और क्या कहते हैं राहुल गांधी यानी कांग्रेस को फायदा मिला। अब उत्तर प्रदेश में केजरीवाल से क्या फायदा मिल सकता है ये तो कोई भी जानता है, कोई भी जिसके पास जरा भी दिमाग होगा, लेकिन जो मीडिया वाली आप बात कर रहे थे वो उसका कहीं मुझे याद थे आया ही नहीं, कि वो हाइप कैसे क्रिएट कराया जाता है। कहीं थे ही नहीं। मैं आपको बताऊं, दिल्ली में आपके प्रोग्राम में मैंने एक बार फिर बोला था और अभी फिर उठा के आंकड़े देख लीजिए। मुस्लिम डोमिनेटिंग इलाके में जहां कांग्रेस कैंडिडेट था उसको अच्छे वोट मिले, और जहां पे आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट था वहां पे न तो पोलिंग हुआ न वोट मिले। लोग तो निकले नहीं। यदि यदि ये कह दिया जाए कि दिल्ली में केजरीवाल को जो थोड़े बहुत वोट मिले हैं, यदि मुफ्त बिजली पानी के बेनिफिशियरीज के अलावा कोई वोट मिले तो कांग्रेस के सपोर्ट के कारण वोट मिले। दिल्ली में कांग्रेस से आप किसी को भी खड़ा कर दीजिए, उसके 12% वोट कहीं जाते ही नहीं है। वो जैसे बीजेपी के साथ है, ऐसे कांग्रेस का एक फिक्स वोट बैंक है, वो वोट देता ही देता है। और मजेदार चीज, उसके अंदर बहुत बड़ी सिख बिरादरी के लोग भी हैं। हम्म। तो तो इसका मतलब केजरीवाल को जिस तरीके से बाहर लाया जा रहा है, चुनाव के समय लाया गया और फिर लाया गया, एक सवाल साफ खड़ा होता है कि जब ऑलमोस्ट सेम चार्जेस है, सेम केस है, सेम मनी ट्रेल है, तो फिर मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन 1 साल से क्यों है जेल में? और देखिए दिल्ली में ये बात तय है कि यदि हम अभी फिर से वो जो महिला आयोग की अध्यक्षा स्वाति थी जिनके मालीवाल। साथ मारा स्वाति वाले स्वाति केस मालीवाल। को आप लें। स्वाति वाला केस वास्तव में केजरीवाल की अनुपस्थिति में उनकी पार्टी के अंदर मुख्यमंत्री बनने की जो इनफाइट्स थी उसका एक उदाहरण था। जब वो इनफाइट बढ़ने लगी तो अचानक संजय सिंह को बाहर लाया गया, क्योंकि संजय सिंह थोड़ा सा पार्टी में डोमिनेट है फाइनेंशियली और दूसरे तरीके से भी। उनकी जमानत भी बहुत फिशी है, लगभग इसी तरीके की है। फिर केजरीवाल के आने से एक चीज होगी कि जो पार्टी में इनफाइट चल रही है, आतिशी अपने आप को मुख्यमंत्री मान के बैठी हुई है। पार्टी का एक बड़ा वर्ग है जो दिलीप पांडेसरी के लोगों के पक्ष में, लेकिन दिलीप पांडे थोड़े लो प्रोफाइल रहते हैं। वो आज भी सोशल अपने जो कमिटमेंट है उसको लगा हुआ है। ठीक है, तो ये जो सब चीजें थी, पार्टी की जो इनफाइट है वो एक बार रुक जाएगी। जो पार्टी में सत्ता के 2-3 केंद्र बन रहे थे, सुनीता केजरीवाल अलग बन चुकी थी सत्ता के केंद्र, और आतिशी अपने आप में संपूर्ण केंद्र बन चुकी थी। तो ये इनफाइट इनकी पार्टी में रुकेगी। और ये पूरी सोचिए समझिए जो ये क्राफ्टिंग है, ये क्राफ्टिंग आप मान के चले कि आरएसएस की तरफ से ही होती है सब चीजों की क्राफ्टिंग। कि जब उनको लगता है यार ये तो बिखर रहा है, तो इसको लेके आओ, जिससे एक तो ये सूत्र में बांध ले, और दूसरा ये है कि मोदी की पर्सनैलिटी को थोड़ा नीचे दिखाकर केजरीवाल की पर्सनैलिटी को दिखाए। आप देखिएगा टीवी में 7-8 दिन अभी इसी पे चर्चा होगी, क्योंकि अब योग दिवस पुराना रसगुल्ला हो गया, अब उसमें लोगों को रस वो नहीं आ रहा। अरे उसमें भी कश्मीर में आज जबरदस्त बारिश हो रही है सुबह से।
हाँ, वो लगातार कुछ होती कुछ बारिश हो उन्होंने रही है। वो तो उन्होंने कुछ सेल्फी एल्फी लेके जो तरीका है वो कोई बहुत हम्म। नया तरीका नहीं कि 4 सीआरपीएफ और आईटीबीपी की महिला पुलिस वालियों को कश्मीरी सरीका पहना के खड़ा कर दो और फिर उनके साथ में सेल्फी ले लो। ये सब बहुत पुराने चोचले हैं और ये अब बहुत लोगों को प्रभावित नहीं कर रहे हैं। आप देख लीजिए कि आज से 5 साल पहले जो योग दिवस का उधम मेरी और आपकी कॉलोनीज में था, अब वो खत्म हो चुका है। कहीं नहीं है, कहीं नहीं है। ठीक है ना, जो सरकारी स्तर पर जो हो रहे हैं वही हो रहे हैं। तो हमको क्या दिखाना है टीवी पे? केजरीवाल बाहर आ गए, केजरीवाल अब ये कर देंगे, केजरीवाल अभी बदलाव ला देंगे, क्या क्या कर लेंगे। और बड़ी प्लानिंग से किया गया, क्योंकि अभी आप देखिएगा कि दिल्ली में एक अंदाज है कि आज 21 तारीख हो रही है और 27-28 तारीख तक मानसून आ जाना चाहिए यहाँ पे। तो थोड़ा पानी बरस जी। जाएगा तो लोगों का ध्यान पानी की कमी से लेके पानी शहर के पानी डूबने पे चला जाएगा। तो एक नया मुद्दे पे फिर चर्चा होती रहेगी और ये एक ध्यान को डिस्ट्रैक्ट करने का एक तरीका है। आप बताइए ना, सेम केसेस में वही वही। क्यों बाकी लोगों की जमानत? हेमंत सोरेन वाला मसला तो बहुत ही पिकुलर बिल्कुल। है ना। आप वही कोर्ट एक व्यक्ति को कहती कि तुम प्रचार कर सकते हो, दूसरों को कहती कि तुम नहीं कर सकते हो। एक व्यक्ति मतलब वो ये है जो पूरा संपूर्ण पूरा आप खेल देखिए, मैं बस आपको पॉइंट्स दे रहा हूं। कर्नाटक में पॉक्सो का केस होता है, सीधे छोटा पॉक्सो मोटा का केस केस, नहीं है। येडुरप्पा और येडुरप्पा वाला। येदुरप्पा पे वो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, सिटिंग चीफ मिनिस्टर नहीं है। हम्म, और हम्म, कोर्ट कहती है कि ही इज नॉट टॉम डिक हैरी, यानी टॉम डिक टॉम डिक चेनी हैरी की मतलब कोई ऐसे ही बकवास नहीं है, बड़े एरा आदमी गेरा को कुछ नहीं नहीं है। कर सकते। हाँ। ठीक है। केजरीवाल सिटिंग मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया, ठीक है, उनकी जमानत हो गई। लेकिन हेमंत सोरेन जो एक आदिवासी हैं, मुख्यमंत्री हैं, और आप उस आदमी को देखिए कि गिरफ्तारी के पहले एक दिन का वक्त निकालकर उन्होंने चंपई सोरेन को, अपने घर से किसी को नहीं, चंपई सोरेन को उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया। बिल्कुल यस। संविधान के हिसाब से चले, और उनको जिस तरह से गिरफ्तार करके रखा गया है, चुनाव प्रचार करने का उनके पास वो नहीं था, उनको मौका नहीं देना चाहिए था। एक्स चीफ मिनिस्टर वो नहीं थे, वो बड़े नेता नहीं है। आप टॉम डिक हैरी नहीं है कह रहे हैं एक्स चीफ मिनिस्टर को, येदियुरप्पा को, जिसके ऊपर पोक्सो का केस लगा हुआ है, एक छोटी बच्ची के साथ दुर्व्यवहार का, 18 साल नाबालिग बच्ची के से साथ का। नाबालिग के साथ दुर्व्यवहार का आरोप लगा हुआ है। उसको तो आप कह दे रहे हैं कि बहुत बड़ा आदमी है, इसलिए हम उसको जेल में नहीं रख सकते। लेकिन हेमंत सोरेन छोटे मोटे आदमी हैं, शिबू सोरेन के बेटा हैं, झारखंड के मुख्यमंत्री हैं। आज देश में आदिवासियों के सबसे बड़े नेता कोई हैं तो हेमंत सोरेन हैं। आप उनको जो है आराम से गिरफ्तार कर लेंगे, वो टॉम डिक हैरी हैं क्योंकि वो आदिवासी हैं, क्योंकि वो सरकार समर्थक नहीं है। नहीं, और आप दोनों में अंतर देखिए। झारखंड के संपूर्ण राज्य, दिल्ली एक अधूरा राज्य बिल्कुल। है। झारखंड बिल्कुल। झारखंड में 12 सीटें हैं लोकसभा की। यहाँ यानी यहाँ आप 7 है। पूरा फर्क देखिए उसके अंदर, है ना। तो ये कोर्ट धीरे धीरे लोगों की उम्मीदों से खरी नहीं उतर रही, वो निराश कर रही है। एक जो दुर्भाग्य है, ये जो हमको निराश कर रही है कोर्ट, ये सोचना पड़ेगा, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी नहीं है। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट कहती है कई केसेस में कि जो बेल है वो अनिवार्य है, जेल नहीं होना चाहिए। रूल है, बेल इज अ रूल, जेल इज बेल एक्सेप्शन। इज अ रूल, है ना, एंड एक्सेप्शन। और आप यदि भीमा कोरेगांव केस में देख लीजिए, या दिल्ली राइट केस में देख लीजिए, या इन सब उमर केसेस फारूक में को देख देख लीजिए, लीजिए। तमाम सारे लोगों को, हाँ, बिल्कुल। वो दिल्ली राइट्स केसेस की, मैं सभी लोगों का। तो हम्म। आप देख लीजिए उसके अंदर वो, यानी उसी केस में मैं कह रहा हूँ कि 4-4 साल से वो लेके अभी इनका फॉरेंसिक रिपोर्ट नहीं आई है। तो यानी हम, कोर्ट कहीं हमको जस्टिस करता हुआ नहीं दिख रहा है। और जाहिर है कि हमको कहां से जस्टिस करता दिखेगा, जब हम कोर्ट का जो जिसको हम मंदिर समझ के माथा झुकाते थे, वो जब रंजन गोगोई हो जाता है, तो हम किस कोर्ट को तो भरोसा करें? तो ईमानदार ईमानदार जो जज होगा उसका जस्टिस लोया होना निश्चित है। अगर मंदिर वाला कोर्ट जस्टिस रंजन गोगोई हो जाएगा तो ईमानदार जज का जज लोया होना निश्चित है। ये मोटी मोटी बातें थी, मुझे लगा कि जरूरी हैं। पंकज भैया दिल्ली की राजनीति में और देश की राजनीति में एक गहरी नजर रखते हैं, चीजों को बहुत कई लेवल्स पे देखते हैं। तो दिल्ली का जो जल संकट है, वो दिल्ली के मुख्यमंत्री की रिहाई, हेमंत सोरेन का ना रिहा होना, और
हरियाणा चुनाव का सर पर होना, जहां पर किरण चौधरी जैसों के दल बदलने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी के लिए जीत की चांसेस काफी कम नजर आ रही हैं। ये सब ताना बाना कैसे जुड़ा हुआ है, हमने डिस्कस करने की कोशिश की। जुड़े रहिए हमारे साथ, इस तरह के मुद्दों पर हम लगातार बात करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया। नमस्कार भैया।